के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि कक्षा 10वीं पाठ 1 के बारे में बात करेंगे और हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करेंगे। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। इस वीडियो का पहला प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10th राइट। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्वेश्चन में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फिर से वही है, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में से एक पार्ट सॉल्व करते हैं हम, बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद से निकाल सकते हैं, जो कि क्या है 17, 23 और 29। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम अपने दिए हुए नंबर को तोड़ते हैं खंडों में, पार्ट्स में, जो कि सारे के सारे हमारी संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य, यानी कि वो या तो सिर्फ खुद से भाग होती हैं, जैसे कि 3, या तो वो खुद से भाग होगा या फिर वो किससे भाग होगा? 1 से। वो किसी भी और नंबर से भाग नहीं होगा, जैसे 4 2 से भी भाग हो जाता है, 4 से भी और 1 से भी, तो 4 मेरा अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं? अब 17 किसी और पे भी भाग नहीं होता, तो 17 गुना 1। इसी तरह से 23 के जब अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे? 23 गुना 1। और 29 के बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 29 गुना 1। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ? सारे के सारे नंबर्स ऐसे थे जिनका कोई भी और अभाज्य गुणनखंड नहीं था। लेकिन अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं 12, 15 और 21 की, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इस तरह से, जो आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? LCM और HCF। LCM निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, कि L मतलब लोअर, लेकिन हम शक्ति कौन सी लेंगे? बड़ी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी नंबर्स हैं उनकी बड़ी शक्ति लेनी है। 17 की बड़ी शक्ति कितनी है? 1। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो बड़ी शक्ति कितनी हो गई? 17 गुना, अब अगला नंबर, अगली संख्या क्या है हमारी? 23। 23 का बड़ी शक्ति क्या है? 23 ही है। और 29 की बड़ी शक्ति भी कितनी है हमारी? 29। तो जो ये नंबर आएगा गुना करके, वो हमारा क्या आ जाएगा? इसका LCM। इसी तरह से HCF, अगर हमें HCF निकालना हो तो H क्या होता है? हाई। H से क्या सिंबल होता है? हाई, यानी कि बड़ा, लेकिन शक्ति कौन सी लेंगे हम? छोटी। तो इसमें 17 की शक्ति 1 है, लेकिन इन दोनों के पास 17 की शक्ति नहीं है, तो हम 17 को HCF में नहीं लेंगे। इसी तरह से 23 की शक्ति यहाँ 1 है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है, तो हम 23 को भी नहीं लेंगे। इसी तरह से 29 की भी शक्ति यहाँ पर 1 है, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है, तो हम 29 को भी नहीं लेंगे। तो बच क्या गया? कौन सी संख्या बच गई हमारे पास? 1 की शक्ति कितनी है सबके पास? 1। तो हमारा HCF कितना हो गया? 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है उन्होंने? HCF, 2 संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है? 9। तो यानी कि A की वैल्यू कितनी दी है? 306 और B की वैल्यू कितनी दी है? 657। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, जो क्या था? HCF इंटू LCM बराबर है A गुना B। तो HCF कितना दिया हुआ है हमें इसका? 9 गुना LCM हमें इसका क्या करना है? ज्ञात करना है, निकालना है। तो LCM को हम ऐसे कैसे रख देते हैं, और A गुना B, क्योंकि ये 2 नंबर्स जब ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन 2 संख्याओं का HCF कितना है? 9। तो 2 संख्याएं क्या हैं? 306 गुना 657। तो LCM कितना आ गया मेरा? LCM बराबर है 306 गुना 657 बटे में 9। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये मेरा 9 पर कटेगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36।
तो एलसीएम कितना आ गया 34 गुना 657, ये मेरा क्या आ गया इसका एलसीएम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,338। अगला प्रश्न, जांच कीजिए, ऐसा हमने एक उदाहरण किया था, बिल्कुल उदाहरण की तरह है ये क्वेश्चन भी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n किस पर समाप्त हो सकती है, 0 पर। एग्जाम्पल में हमने उदाहरण में हमने किसके लिए किया था 4 की पावर n के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे। वो क्या कह रहा है कि 6n की संख्या किस पर समाप्त हो सकती है, 0 पर। मतलब n की वैल्यू प्राकृत संख्या है n, तो n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो 6 की पावर 0 कितना आएगा 1, जैसे उस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 कितना हो गया 36, या फिर मैं कहूँ 6 गुना 6, 6 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 216। कैसे आया 216, 6 को हमने कितनी बार गुना किया 3 बार। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई ऐसा मान हो सकता है n का जिसके लिए कि 6n जो है वो किस पर समाप्त हो, 0 पर। आप देख रहे हो कि ये किस पर समाप्त हो रहा है, अंक लास्ट कितना आ रहा है 6। तो हम कैसे बता सकते हैं, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, जैसे 240 है, 10 है, 20 है, तो अगर इस संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो इस संख्या के पास कौन सा गुणनखंड होना चाहिए 5, क्योंकि ये सारी संख्याएं पूरी किससे भाग होंगी 5 से। 5 से तभी भाग होंगी जब ये किस पर समाप्त होंगी 0 पर, यानी कि 5 इनका क्या होगा एक गुणनखंड। लेकिन अगर हम अपने नंबर्स को देखें 6n को, तो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर 5 क्या हो एक गुणनखंड, तो इसलिए ये हमारी 0 पर समाप्त नहीं होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 5 होना आवश्यक है, परंतु 6n में किसी भी संख्या का गुणनखंड 5 नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि गुना में सिर्फ क्या आ रहा है, गुणनखंड क्या है खाली 6 है, गुणनखंड सिर्फ 5 नहीं है, कोई और नंबर, कोई और संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड क्या है हमारा 6। तो इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हमें क्या करना है, क्या बताना है, व्याख्या कीजिए कि एक संख्या हमारी ये है और एक संख्या हमारी ये है, ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अभी हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग हों या फिर किससे भाग हों 1 से। लेकिन भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, ऐसी संख्याएं जो कि जैसे 4 है, 4 का क्या हो सकता है 2 गुना 2, मतलब जिसके अंदर जो खुद से भी भाग हों, 1 से भी भाग हों और किसी और नंबर से, किसी और संख्या से भी भाग हों, यानी कि उनका जो गुणनखंड है वो कोई और संख्या भी हो, तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं भाज्य संख्याएं। तो हमें यही बताना है कि ये दोनों संख्याएं हमारी भाज्य क्यों हैं। तो अगर हम ये बता दें उनको कि इन संख्याओं में अपनी संख्या और 1 के अलावा कोई एक और गुणनखंड, 1 या 1 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों पदों में से 13 क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैंने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, इस वाली पहले वाली टर्म्स में से 7 गुना 11 प्लस 13 बाहर आ चुका है, 13 एकम 13। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 13 गुना 11 गुना 7 77, 11 7 77 और 1 78। तो इस पूरी संख्या के 2 गुणनखंड आ गए। एक तो ये पूरी संख्या जो बनेगी गुना और प्लस करके, एक तो वो 13 से पूरी भाग हो जाएगी और एक 78 से। इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के 7 गुना 6
गुना 4 गुना 3 गुना 2 जमा में 5 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रह गया 5 एकम 5। तो इन सबको गुना करके मेरे पास क्या आया 1008 प्लस 1। 1008 प्लस 1 कितना हो गया 1009 गुना में 5। तो 2 गुणनखंड आ गए मेरे पास 5 और 1009। तो हम ये लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह दोनों संख्याएं क्या हैं भाज्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक कैसा पथ है वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया का समय कितना है 18 मिनट। और लेकिन इसी मैदान पर एक बड़ा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि द्वारा लगाया गया समय बराबर है 12 मिनट। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया और रवि दोनों ने जब दौड़ लगानी शुरू करी तो एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमें ये बताना है कि कितने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे, यानी कि हमें वो अधिकतम समय बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगा दोनों को आपस में मिलने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिकतम की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि अधिकतम का मतलब या मैक्सिमम वैल्यूज़ हम कब लेते हैं, जब हम क्या निकालते हैं LCM। तो यानी कि हमें क्या निकालना है 18 और 12 का LCM। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम 18 और 12 का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह से जब हम 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 12 का कितना बनेगा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 गुना 3 की शक्ति 2 और इधर से 2 की शक्ति 2 गुना 3। अब LCM की जब हम बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है LCM, और LCM क्यों निकालना है क्योंकि हमें किसकी बात करनी है अधिकतम समय की। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वही समय होगा जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो LCM जब हम निकालते हैं तो हम कौन सी शक्ति लेते हैं बड़ी शक्ति लेते हैं। तो इन दोनों में से बड़ी शक्ति किसकी है 2 की। 2 की बड़ी शक्ति कितनी है 2 गुना, ऐसे ही इन दोनों में से 3 की बड़ी शक्ति कितनी है 3 की बड़ी शक्ति भी कितनी है 2। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 गुना 3 की शक्ति 2 कितना होता है 9। तो 9 चौक 36, यानी कि जो लिया गया समय है वो कितना है 36 मिनट। तो हम अपना फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैंने बस क्या किया, कितने की जगह पे मैं लिख दिया 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और आंसर हमने हमेशा मिनट में क्यों लिखा, यूनिट हमने हमेशा लिखनी है आंसर के साथ, क्योंकि इसका भी आपका आधा या 1 नंबर होता है पेपर में। और मैंने मिनट क्यों लिया, क्योंकि मेरे को बाकी 2 जो हैं वो किस में दिए हुए हैं समय, बाकी दोनों समय किस में दिए हैं मिनट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी आंसर किस में लिखा है मिनट में। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगली वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।